So, guys, today we will discuss NCRT civics book, which name as Social and Political Life पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 जो है वो 6 क्लास का है और जो पार्ट 2 है सिविक्स का वो हम आज इसमें देखने वाले हैं सिलेबस कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स या यूनिट्स हैं जो कि हम इसमें रीड आउट करेंगे। तो ये है टेक्स्ट बुक हमारी 7th क्लास की, ठीक है। 7th क्लास की बुक 6 क्लास की भी हम पढ़ने वाले हैं एंड 7th क्लास की आज हम सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं सिविक्स में। मतलब अगर हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी हमें पढ़नी पड़ती है। तो पॉलिटी में जब हम बात करते हैं 6 to 12 की बात करते हैं तो 6 से हमारी सिविक्स चालू हो जाती है। एज अ पॉलिटी हम इसको लेते हैं तो शुरुआती 6 क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ किस तरह से होती है ये 7th क्लास को पढ़ाया जा रहा है। तो हम आज इसमें देखेंगे कि इसका क्या टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो आप सबको पता है कि पॉलिटिकल लाइफ हमारी शुरू होती है पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो NCERT की ये बुक है जिसको हमने पढ़ना होता है। और ये पार्ट 2 है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो 6 क्लास का है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो उसका प्रीफेस रहा एंड वी विल मूविंग फर्दर द टॉपिक्स कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं। तो ये तो ऐसे मतलब टीचर्स के लिए इंट्रोडक्टरी नोट्स हैं कि क्या क्या टीचर को समझ में आना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाने जा रहा है। तो ये तो उसके वो रहे, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। ऑब्वियसली जब हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं तो ये मतलब थोड़ा इसका आइडिया दिया है कि कैसा रहेगा। तो यहाँ से हमारा कंटेंट आता है। तो सबसे पहले कंटेंट जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्टरी, नोट्स फॉर टीचर्स एंड टीचर नोट्स फॉर एवेल्यूशंस। तो ये तो अलग ही हो गया। हम यूनिट्स देखेंगे। यूनिट 1 में आता है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है और इसमें इक्वालिटी क्या रोल प्ले करती है तो ये हमें बताना है 7th क्लास के बच्चों को। तो 7th क्लास के बच्चों को इक्वालिटी के बारे में जब हम बता रहे हैं तो उसके लिए एक यूनिट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फॉर द 7th क्लास कि इक्वालिटी, व्हाट इज़ द इक्वालिटी एक्चुअली। सेकेंड यूनिट में हमें उनको बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट की गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, वो कैसे एक नॉर्मल इंसान जो हम हमारे जैसे होते हैं उनको हेल्प प्रदान करती है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है जो कि सेंटर में बैठी हुई है या स्टेट में बैठी हुई है, वो कैसे वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट वो कैसे काम करती है। तीसरा इसमें यूनिट है जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय जो पीरियड होता है बच्चों का वो बॉयज़ और गर्ल्स और डिफरेंट जेंडर है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो कैसे वो ग्रो हो रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ जेंडर। तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कैसे विमेन, क्योंकि विमेन को हमेशा हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल ही रही है, पितृसत्तात्मक रही है। तो विमेन किस तरह से चेंजेस विमेन में देखने को मिल रहा है वो हम इसमें देखेंगे। यूनिट 4 में आता है मीडिया, कि मीडिया को अंडरस्टैंड करना कि मीडिया का क्या रोल है, क्या उसको स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो आज की मीडिया आप देख रहे हैं किस तरह की चल रही है। यूनिट 5 आता है मार्केट्स। तो मार्केट किस तरह से वर्क करता है ये भी इसमें सिविक्स में हमें पढ़ने को मिलता है। और शर्ट इन द मार्केट, और यही हमारे कुछ यूनिट हैं। इसमें मेनली तो इक्वालिटी के बारे में है, दूसरा गवर्नमेंट क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है, हेल्थ के लिए कैसे काम कर रही है, तीसरा जेंडर के बारे में है, फोर्थ मीडिया, मीडिया कैसे वर्क कर रही है और रेफरेंसेस के लिए हमारे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारा ये सिलेबस है। और आज हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। 2 मिनट आप। तो गाइज यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। कि यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें सब प्रकार के लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंटली वो अपना वोट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है इक्वालिटी यहाँ पे दर्शाई गई है इस चित्र के माध्यम से। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी भारतीय लोकतांत्रिक देश में इक्वालिटी किस तरह से रोल प्ले कर रही है वो यहाँ पे हम देखते हैं। द यूनिट इंट्रोड्यूस द लर्नर टू द क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। तो टीचर को क्या बताना है लर्नर को कि कैसे ये इक्वालिटी है डेमोक्रेसी में। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री हम कहते हैं अपने आप को, तो कैसे वहाँ पे इक्वालिटी रोल प्ले कर रही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इक्वालिटी टू द ऑल द सिटीजन्स। हमारा जो संविधान है वो कैसे इंश्योर कर रहा है कि सब इक्वल हैं बिफोर लॉ। एंड डेली लाइफ्स में किस तरह से इक्वालिटी फार है इससे। हम कहते हैं कि हम सभी इक्वल हैं, पर जब हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ तो वो कुछ अलग ही देखने को मिलती है। वो कभी भी हम कहते ही नहीं है कि ये देखने में तो ऐसी नहीं लग रही, इक्वल तो नहीं लग रही। तो इक्वालिटी जो है सिविक्स बुक में डिस्कशन किया गया है इस बुक में। और इस तरह से लोगों के बीच में क्या ये रियलिटी है या नहीं है, ये यूनिट हमें ये सिखाने की कोशिश करता है। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, जैसे कि इक्वालिटी से रिलेटेड किस तरह से इनइक्वालिटीज़ रही हैं और हो रही हैं आज भी, तो कैसे प्रैक्टिस होती हैं एक बच्चे 7th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए। Government role in passing laws and instituting policies is discussed to show that commitment to the alleviations of the existing inequalities as a major part of the work that government undertake। अब देखिए जो गवर्नमेंट किस तरह से बहुत सारे लॉज पास कर रही है, पॉलिसीज़ बना रही है ताकि इक्वालिटी आए। पर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ इतनी जल्दी इरेडिकेट नहीं हो सकती क्योंकि टाइम बाउंड हैं हम। पैट्रियार्कल सोसाइटी हम कहते हैं, इसको रिमूव करना है, हमें इक्वल स्टेटस देना है जेंडर को। तो हाउ इट हैपन, कैसे होगा? नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। हम कहते हैं कि हम वुमेन को राइट्स दे रहे हैं या वुमेन को आगे एम्पावर कर रहे हैं। सो हाउ यू एम्पावर्स इन नाइट इफ वुमेन डू employment, and how you ensure their safety security during night? Why girls are restricted in night? Why she don't go in the night shift? And what is the measure taken by her maternity leave? So various things are need to be discussed. So कैसे इक्वालिटी हम बात तो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या रियल लाइफ में ये संभव है? तो ये चीज़ें हैं। और बहुत सारी इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो कैसे इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इनइक्वालिटीज़ को। मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम NCERT बुक्स में पढ़ते हैं। और ये भी हेल्प करेगा एक लर्नर को या सीखने वाले को कि कैसे इक्वालिटी वर्क करती है। इतने बड़े स्टेट, इतनी बड़ी कंट्री में डायनेमिक होते हुए किस तरह से हम डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का कहता है ऑन इक्वालिटी, कि इक्वालिटी कैसे होगी। कैन यू थिंक ऑफ इंसिडेंट in your life in which your dignity was violated? How did this make you feel? मतलब एक आपको ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है कि क्या आप सोचते हैं कि कोई इंसिडेंट आपने देखा हो जो कि आपकी डिग्निटी के साथ क्या किया गया हो, वायलेटेड की गई हो, या आपकी जो संप्रभु है आपके अंदर, जो स्वाभिमान है, उसको वायलेट किया गया, मतलब कि उसको वो किया गया, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कहीं आपकी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया गया, किसी ने आपको
बदतमीज़ी से आपसे पेश आया, आपकी फ्रीडम को कुचला है, तो आपके हाउ डिड दिस मेक यू फील, कैसा फील हुआ होगा कि जब आप लोअर क्लास के होंगे और आपके सामने किसी ने मतलब ऐसे जूठा बर्तन फेंका या कुछ उल्टा सीधा काम किया, जब बर्तन फेंक दिया या ऐसे बोला छी, तो इस तरह से आपको कैसा फील हुआ होगा। तो बच्चे को बताना है कि उसको कैसा फील हुआ होगा। मान लो कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और वो क्या कर रहे हैं, शूज़ साफ़ कर रहे हैं किसी के। तो अकॉर्डिंगली उनके शूज़ साफ़ करने कि मतलब कैसा फील हो रहा होगा। वो ऐसे मतलब पैर रख के और ऐसे जूते साफ़ करवा रहे हैं, और ये तरीका नहीं होता, एंड इट फील्स वायलेटेड, इक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट, हम किसी से बात करते हैं तो ऐसे तू तड़ाक की बात करते हैं। मान लो छोटा है तो उसको ऐसे जवाब देते हैं। ये एग्जाम्पल हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें बताया गया कि 1975 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और एक लड़का होता है उसमें, वो शू शाइन का काम करता है, और वो क्या करता है, रिफ्यूज़ टू पिक अप द कॉइन्स थ्रोन एट हिम। तो क्या होता है कि ये बंदा जो उससे शू साफ़ करवाता है, तो क्या करता है, उस बच्चे के ऊपर ना ऐसे फेंक देता है, कॉइन्स फेंक देता है, एंड और उसको कितना गंदा फील हुआ होगा उस समय। वो काम कर रहा है, उसकी काम की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो छोटा काम कर रहा है, फिर भी उसको कैसी गंदी नज़र से देखा उस बंदे ने। काम उसने करवाया साफ़ करने का, बट उसको पैसे देते समय ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था। ही फील्स दैट देयर इज़ अ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली। मतलब वो काम उसने करवाया तो उसको इज्जत से पैसे देने चाहिए थे उसको, पर उसने फेंक के दिए, जो उसको फील हुआ कि ये मेरी अनरिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये उसको फील हुआ कि अच्छा नहीं है ये। तो ये तो हम मतलब ये तो हमारे संस्कारों में होता है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। तो आज मतलब मैं चाहे मैं कितनी भी गरीब क्यों ना हूँ, मैं अपने छोटे से तबके के, जब मान लो कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसको भी झुक के नमस्ते करना। मान लो कि एंट्री करी जो चाची होती है सफाई करने वाली, उसको भी नमस्ते करने हैं, उनको भी स्माइल दे के जाना होता है। मतलब हम कोई भी जो हमसे छोटा है तो क्या हम उसको निम्न स्तर से देखेंगे? निम्न स्तर से नहीं देखना चाहिए, और ना ही उनके साथ गंदा बर्ताव करना चाहिए, वो उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ पे पढ़ देते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या महत्व है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हर बंदा यहाँ पे क्या है, इक्वल है, चाहे वो लोअर कास्ट का हो चाहे वो अपर क्लास का हो, हर कोई क्या है, इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, हर एक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल क्या है, दैट चाहे वो फीमेल है, मेल है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, कोई भी आदिवासी है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा है, चाहे गरीब है, पुअर है, बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, और उसको उन सबको क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या और इक्वल राइट्स है, उसको जीने का अधिकार है। दिस इज़ नॉट से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी का मतलब है कि सीज ही हो जाना, एग्जिस्ट ही नहीं करना। और इट डजेंट मीन दैट, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारा भारतीय जो डेमोक्रेटिक हम कहते हैं जिसे, है ना, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, इक्वल। सो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। कह रहा है कि पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि व्यक्ति के डिस्क्रिमिनेशन या उसका गंदा ट्रीटमेंट करने पर कानून हो और उसे सज़ा मिले। क्या होता था कि ना, जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो गोरे लोग होते थे, वो काले लोगों को बोलते थे तुम तो काले हो। तो आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं
गोरे लोग हमें ज़्यादा प्रिय होते हैं हमारी आंखों की नज़र के सामने। गोरे लोग ज़्यादा प्रिय हमें होते हैं रादर की जो काले होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में फिट कर दी गई है शुरुआत से कि अगर हम गोरे हैं तो हम ब्यूटीफुल हैं, अगर हम काले हैं तो हम ब्यूटीफुल नहीं हैं। तो क्या आपने सोचा कि साउथ अफ्रीका वाले लोग कैसे सोचते होंगे? वहाँ पे भी लोग अमीर लोग रहते हैं। क्या आपने सोचा ये जो सुप्रीमेसी हमारे इंडिया में रही है या हमारे वर्ल्ड में रही है वो गोरों की रही है, क्योंकि उनके पास पहले पैसे ज़्यादा थे। पैसे का बोला वाला है, पैसे जिसके पास है उसने कह दिया ये पत्थर की लकीर बन चुकी है। कहने का मतलब है कि वो जिसके पास ज़्यादा पैसा वो जो कह गया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। और साउथ अफ्रीका में भी जो रेसिज्म है कहते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा हवा मिली। और कहने का मतलब मेरा सिर्फ एग्जांपल यही था कि डिस्क्रिमिनेशन, इल ट्रीटमेंट होना ये हमारे देश में चला आ रहा था सदियों से, और उसको मिटाना इतना ईजी नहीं था। नाउ देयर इज अ सेवरल दैट वर्क सी पीपल ट्रीटेड एंड विद डिग्निटी एंड इक्वल। कहते हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे वर्क किया जा रहा है जिसमें हमारी जो इक्वल राइट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन में हमें इक्वल राइट्स भी ले रहे हैं डिग्निटी के लिए। अगर आपको कोई 2 मिनट तक भी घूरता है, औरत को अगर कोई 3 मिनट भी अगर ज़्यादा घूर लिया, 3 सेकंड तक भी, तो वो कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लॉज भी बन रहे हैं। तो इक्वालिटी तो यहाँ से आ रही है, पर दूसरा बंदा इसमें पिस जाता है, सही बात है। This recognition of equality includes some of following provisions in Indian Constitution. First, that every person is equal. तो यहाँ से हमारा जो आर्टिकल है वो शुरू होता है कि हर एक बंदा जो है वो इक्वल है बिफोर लॉ के। जो लॉ जो बना दिया गया वो सबके लिए इक्विटेबल है, मतलब सबके लिए इक्वल है। चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अंबानी हो, चाहे एक निम्न स्तर का कोई भी आतंकवादी हो, या कोई नॉर्मल पर्सन भी, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो हर एक पर्सन लॉ के अगर उसमें आ गया तो वो इक्वल है। सबको अगर डिटेक्ट किया गया है वो रॉन्ग है तो उसको लॉ के आगे पेश होना ही होगा। तो हर कोई इक्वल है, ठीक है, चाहे गरीब चाहे अमीर। वॉट दिस मीन्स, दिस इज एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, डोमेस्टिक वर्कर। तो कांता यहाँ पे एक स्टोरी आ गई है, वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। मतलब एक प्रेसिडेंट है कंट्री का और एक कांता है जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, दोनों के लिए एक ही लॉ होगा। देर इज़ नो पार्शियलिटी बिटवीन द सम, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो उसके लिए अलग से वैल्यूज़ होंगी। नो, सम पावर्स हैव बट नॉट प्रॉपरली इक्वल, बोथ आर इक्वल, हैज़ टू बी ओबे सेम लॉ। एक जैसे लॉ दोनों के लिए बने हैं। No person can be discriminated against on the basis of caste, religion and birth, female। ठीक है, ये समझ रहे हो, ये सेकंड लॉ है। इसी के इक्वालिटी के पहला लॉ हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ हमारा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड सेकंड हमारा देखने को मिल रहा है कि कोई भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट के नहीं किया जाएगा। कोई भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट मतलब कि चाहे तुम कौन सी भी कास्ट के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तुम्हें सब लोग एक जैसा देखेंगे, कोई कास्ट को नहीं होगी। रिलीजन, चाहे तुम निम्न स्तर के रिलीजन के हो, चाहे निम्न तो कोई भी नहीं होता, बट रिलीजन जो तुम्हारा मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, मेजॉरिटी में हो, लोअर में हो, मिनॉरिटी में हो, कोई भी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। रेसिस में मतलब कौन सी नस्ल के हो तुम, कास्ट में, क्रीड, कास्ट, कलर में कोई भी में भी आप उसमें डिफरेंस नहीं रखोगे। थर्ड इसमें आ गया, हर बंदे को एक्सेस कर सकता है पब्लिक प्लेसेस में, प्लेग्राउंड, हॉस्टल, शॉप्स, मार्केट्स। मतलब तीसरा इसमें लॉ ये है कि पहले क्या होता था कि हमारे समाज में ब्राह्मण ही
जा सकते थे मंदिरों में। माशे, बागड़िए और ये चमियार, ये नहीं जाते थे कि हमारी भाषा है तो हम इसमें कोई भी वो नहीं करेंगे। वो नहीं जा पाते थे क्योंकि वो अलग कास्ट के थे, छोटी कास्ट के थे। या कह लो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य शूद्र तो जाते ही नहीं थे। तो वैश्य शूद्र नहीं जाते थे और उसकी वजह से क्या होता था, उनको मंदिर हो गए, होटल्स हो गए, जो अमीर लोग होते थे वही जाते थे और जो अपर कास्ट के होते थे वो। तो प्लेग्राउंड में जाना वर्जित था। होटल, शॉप्स और पब्लिक प्लेस में, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गए, मंदिर हो गए, हॉस्टल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सभी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी हमारे समाज में। 1900 की बात पहले, 1700 से लेकर 1900 के बीच बीच में ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसीलिए इन्होंने एक लॉ बना दिया इक्वालिटी का, ताकि लोग समझें इस बात को। फोर्थ आ गया हमारा, कोई भी बंदा बेल को यूज़ कर सकता है, रोड्स को यूज़ करता है, बाथिंग घाट्स। पहले क्या होता था कि पहले अमीर लोग, ब्राह्मण लोग नहाते थे, फिर उसके बाद जो निम्न स्तर के लोग होते थे वो नहाते थे, तो उसमें भी इनको अलाउंस मिली। फोर्थ हमारा आता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना, कि मैं तो इससे टच हो गया, मुझे नहाना पड़ेगा, मैं तो अशुद्ध हो गया। तो ब्राह्मण ये ज़्यादा करते थे क्योंकि ब्राह्मण कास्ट कुछ ज़्यादा थी उस टाइम पे ना, और वो भी ब्राह्मण में भी किसका राज ज़्यादा था, औरतें भी मानते थे और लड़के लोग तो मानते ही थे। औरतों को भी अधिकार थे, बट औरतों को ना औरत ही माना गया है, औरतों को पीछे ही रखा गया हमेशा। जो आदमी है उसको ही प्रेफरेंस दी गई है ब्राह्मणों में भी। अगर हम कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं है। अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई इस आर्टिकल के माध्यम से कि कोई भी छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। आज भी हमारी मम्मियाँ करती हैं। हाँ, कोई बंदा फ्लैश करके आ रहा है तो वो तो अनटचेबल ही है। या मान लो कि कोई निम्न स्तर की जात का है जो मदिरा पान करता है या कुछ और करता है, वो उससे अनटचेबिलिटी इज़ इक्वल। हमारे अदर रिलीजन्स में बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो उससे अनटचेबिलिटी उनकी वैलिड मानी गई है भाई। अब इसमें क्या ही बोलूँ मैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको समझ में आया सारा कुछ। इसमें हमने 5 आर्टिकल्स पढ़ लिए। एक तो हम इक्वल हैं बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ है ना, इक्वल बिफोर लॉ है। ये देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इक्वल, वी आर इक्वल बिफोर लॉ कहाँ है, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सब लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड का हो, वो हर जगह जा सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि हमें इल ट्रीटमेंट नहीं करना है किसी के साथ भी, कोई करेगा तो वो उसकी गड़बड़ होगी, है ना, इल ट्रीटमेंट नहीं करना। तीसरा हमने फर्स्ट हमने पढ़ा कि हर कोई इक्वल है बिफोर लॉ के। दूसरा हमने पढ़ा कि दैट एवरी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या हो, कोई भी पर्सन हो, वो सेम है, इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अगेंस्ट कास्ट, कलर, क्रीड के अपन। और थर्ड है पर्सन, हर कोई एक्सेस कर सकता है पब्लिक प्लेसेस को। फोर्थ आ गया हमारा कि हर कोई पब्लिक चीज़ों को यूज़ कर सकता है। फोर्थ आ गया हमारा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे हमने 4 आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट, दो प्रकार से हम अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट में इक्वालिटी को ग्रांटेड कर सकते हैं, मतलब कि ला लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला तरीका है जिससे हम अपना लॉ बनाते हैं या लॉ आया है। ये इक्वालिटी का जो लॉ था, राइट टू इक्वालिटी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये आया, हमें पता चला। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारी कौन से राइट्स हैं,
है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होती चीज़ें। तो पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं या सिविक्स हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू बी हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। ऑब्वियसली कि मान लो कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ब्राह्मण और शूद्रास दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहा है हमारे इतिहास में, तो हमें उसे उसको ब्राह्मण के तबके तक लेके आने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना। अब सोचो आज तक 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 2000 की शताब्दी चल रही है और ये चीज़ें अबॉलिश हुए हमें 75 साल ही हुए हैं। आज भी हमें देखने को मिलती है हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे माँ बाप करते हैं। तो इसको अबॉलिश करने में तो सदियाँ, मतलब तुम मान लो कि हमारी भी जो थोड़ी थोड़ी एसेंस आ जाती है माँ बाप की अंदर से, तो हमारे अंदर भी रहने वाली है। आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसमें तो ये देखने को नहीं मिलेगी। अनटचेबिलिटी हो गई या है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके माध्यम से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं, लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस की जाए। दूसरा होता है सरकार। सरकार क्या करती है, कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती हैं, कुछ पॉलिसीज़ उन डिसएडवांटेज ग्रुप को देती है ताकि वो भी लेवल मैच कर पाए। एक जनरल कास्ट और एक ST SCs होते हैं उसके साथ मैच कर पाए। तो स्कीम्स या कह लो कि कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनाए, स्कीम्स जो हेल्प कर सकती हैं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। देर आर सेवरल लॉ इन द इंडिया। बहुत सारे लॉज इंडिया में बनाए गए हैं ताकि इंडिविजुअल के राइट को इक्वली ट्रीट किया जाए, ताकि हर एक इंडिविजुअल को इक्वलिटी का राइट मिले, है ना। बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सरकार आती है वो कुछ ऐसी सेवरल स्कीम्स लाती है जिससे कि बच्चे जो इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनके जो व्यवहार है उनको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि उनके साथ इनइक्वालिटीज़ ना की जाए, अनइक्वल बिहेव उनके साथ ना किया जाए। These schemes are ensure greater opportunities for the peoples who have not had this in the past। तो इन स्कीमों से क्या होता है, इंडिविजुअल के अंदर क्या इक्वालिटी आ जाती है? नो, प्रॉपरली नहीं आती, बट ग्रेटर फॉर्म में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली हम इतना जल्दी हम फास्ट इसको नहीं कर पाते, बट हाँ होता है। One of the steps taken by the government include midday meal scheme. Very interesting, very important as well। तो यहाँ पे एक मिड डे मील स्कीम, ये काफ़ी चर्चित स्कीम है जिसका नाम है मिड डे मील। मतलब जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे, एक तो बच्चे भेजते नहीं थे लोगों, सॉरी आई एम बीच में हो जाती है स्टैमरिंग। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, हम बात करेंगे इक्वालिटी देने के लिए। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं? तो इसमें से फर्स्ट स्कीम हमें देखने को मिलती है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है, जब बच्चे, एक तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, जब जाना शुरू करे उन्होंने पढ़ाई वाला अभियान, सर्व शिक्षा अभियान वाला जो सिस्टम है वो लॉन्च करा, उसके बाद भी देखा गया कि 2 करोड़ लोगों की जो उन्होंने सोचा था वो उतने नहीं आ पा रहे। तो फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, दिस इज रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। मतलब ये स्कीम में क्या था, मिड डे मील में स्कीम में, कि गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री लेवल पे हैं, 5th तक के बच्चे जो हैं, उनको क्या किया गया, मील प्रोवाइड किया गया ताकि वो वहीं स्कूल में रहें और खाना खाएं और बढ़िया से क्या
खाए नहीं, मतलब अब खाते हैं, मतलब अभी भी ये स्कीम है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट, तमिलनाडु एक पहला स्टेट बन चुका है जिसने ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करा था 2001 में। सोचो, तमिलनाडु काफ़ी लिटरेट स्टेट है, यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो, मतलब नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो साउथ वाले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट हैं। तो उन्होंने ये स्कीम को सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था, गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च करा गया था, और ये पहली स्टेट बनी जिसने ये लॉन्च करा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सभी स्टेट्स इसको करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके स्कूल में लॉन्च किया जाए, एंड विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर सभी स्कूलों में ये लॉन्च होनी चाहिए, वो भी सरकारी स्कूल में। जो नॉर्मल स्कूल है प्राइवेट उस पर नहीं होता। ये मैम देखा गया, क्योंकि उनको बोल दिया जाता है आप अपना टिफ़िन लेके आना। तो ये सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है ना, तो गवर्नमेंट में ही लॉन्च होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि तमिलनाडु आगे चल गया है तो और भी स्कूल आगे जाने चाहिए, तो क्या हुआ कि इन्होंने हर एक स्कूल में ये बोल दिया कि भाई होना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट्स दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडेंस स्कूल। तो मतलब इस मिड डे मील से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए, रेगुलरली अपनी अटेंडेंस देते थे, एंड वो खाना भी वहीं खाना खाते थे। एंड टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर टीचर जल्दी पहुंच जाते थे। चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू द स्कूल, बट नाउ विद इन द मिड डे मील बिगिन प्रोवाइडिंग इन द स्कूल। मतलब क्या होता था कि पहले बच्चे स्कूल चले जाते थे एंड वो नहीं आ पाते थे। इस मिड डे मील से क्या हुआ कि बच्चे अब वहीं पे रहते हैं, वहीं पे स्टडी करते हैं और इन्जॉय करते हैं स्कूल को, एंड देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। तो क्या होता था कि पहले खाना नहीं मिलता होता, तो क्या होता था वो बच्चे चले जाते थे घर, और इससे क्या होता है टीचर भी वहाँ रहते हैं और बच्चे भी वहाँ रहते हैं, खेलते खेलते रहते हैं और पढ़ते भी हैं। इस तरह से उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई और वो रेगुलर आना शुरू हुए। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू। तो इससे क्या होता था कि उनकी मदर्स जो होती थी वो उनके काम पे हस्तक्षेप होता था, और वो जब काम कर रही होती थी तब उनके बच्चे आया करते थे, एंड और इसकी वजह से वो इंटरप्शन की वजह से वो उनको छुड़वा लेती थी। और इस प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या हुआ, उनकी जो कास्ट प्रेजुडाइजेस हैं, जो भी भेदभाव किए जाते हैं या कोई भी जेलिसी या कंपैरिजन जो भी है कास्ट के रिलेटेड, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तबके के बच्चे पढ़ने आते थे और साथ में जब खाना खाते थे तो वो एक साथ खाते थे। चिल्ड्रन ऑफ ऑल द कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील। तो हर एक प्रकार के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ST SC जो भी हो, वो साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो इससे क्या होता था, उनके अंदर जो कास्ट वाली जो फीलिंग थी वो नहीं आई, और वो इसको कम करते चले गए कास्ट सिस्टम को। क्वाइट फ्यू प्लेसेस दलित विमेन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। अब यहाँ पे जो ये औरत जो खाना प्रदान कर रही है या बच्चों को प्लेट में डाल के दे रही हैं, तो ये एक दलित महिला है जो कि खाना बना रही हैं वहाँ का। मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि मिड डे मील्स की वजह से जो हंगर जो हमारा इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स आपको पता है कि हर साल आता है, जो कि पब्लिश किया जाता है अदर स्टेट के द्वारा, UK पता नहीं कहाँ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो उसमें बताया जाता है कि हमारे इंडियन कितने भूखे मर रहे हैं। पहले हमारा इंडियन बहुत ही ज़्यादा मतलब हंगर काफ़ी ज़्यादा थी, अब ज़ीरो हंगर पे आना शुरू हुआ है इसकी वजह से, और इससे इस हंगर इंडेक्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। और
जो स्टूडेंट हैं वो अब रोज़ स्कूल आया करते थे, कि नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। मतलब क्या होता था कि पहले जो गरीब लोग होते थे, गरीब बच्चे होते थे, वो अपने हंगर को पूरा नहीं कर पाते थे। भूखे प्यासे भजन न होई गोपाला, बोलते हैं ना, भूखे पेट हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई भी हम काम नहीं कर सकते। फोन इंटरप्ट मी, सॉरी गाइस। सो कोई भी काम हम भूखे पेट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें कोई इसमें रिडक्शन देखने को ना मिले। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे मिड डे मील मिलना शुरू हुआ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। बहुत सारे लोग बच्चे अपने भेजने लगे, शुरू हो गए स्कूल में, और इसकी वजह से हंगर इंडेक्स भी कम हुआ और साथ में लोगों की अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई, और माँ पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को स्कूल रेगुलर भेजना शुरू हुए। बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी कि जो लड़कियाँ थी वो कम थी। उसकी भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील्स गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की पिक्चर है जिसमें ये बच्चों को मिड डे मील की सुविधा मिल रही है। While government programs play an important role in increasing the equality of opportunity, तो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं या स्कीम्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब इक्वालिटी की बात हम करते हैं। तो हम कहते हैं कि सबको अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे एक स्कीम के माध्यम से हमें पता चला कि इक्वालिटी कास्ट सिस्टम में कैसे इक्वालिटीज़ यहाँ पे इनबिल्ड हो रही है बच्चों के अंदर। दूसरा, जो जहाँ पे हम पढ़ते थे, एक हॉस्टलर थी मैं पास टाइम में, तो वहाँ पे जहाँ पे हम पढ़ते थे हॉस्टलर, एज अ गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे थे वो शर्मा भी थे, कुछ लोअर कास्ट के भी थे, पर हमें पता नहीं चलता था कि ये कौन सी कास्ट के हैं, क्योंकि वी आर डिवाइडेड इनटू द जनरल। फिर देन ये जनरल में क्षत्रिय भी आ जाते हैं और ब्राह्मण भी आ जाते हैं, और जो सेकंड जो होती है वो ओबीसी होते हैं। ओबीसी मतलब जो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, या उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होते, बस सोशली बैकवर्ड होते हैं, जिसको ओबीसी कहा जाता है। जो एसटी एससीज होते हैं वो सोशली तो होते ही हैं बैकवर्ड, साथ में वो पुअर भी होते हैं। तो इतना नहीं पता चलता था उसमें जब हॉस्टल में रहा करते थे। वहाँ पे खाना भी साथ में खाते थे, रहा भी अच्छे से करते थे, और वहाँ पे फीलिंग आई ही नहीं कि ये अलग है हमसे। तो यहाँ पे खाना जब खा रहे हैं मील से, मिड डे मील में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें पता चल रहा है कि हम इक्वल हैं बिफोर लॉ। तो स्कीम्स काफ़ी हद तक, ज़ीरो हंगर की भी बात यहाँ पे की गई है कि हंगर जो है वो कुछ हद तक हमने इम्प्रूव करा। इसी स्कीम्स के माध्यम से इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, बट रियल लाइफ में भी गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रही है। जैसे कि ये हमने बात की, तो ये कैसे इनरोलमेंट बढ़ना शुरू हुआ बच्चों का, अटेंडेंस प्रॉपर मिलने लगी, और यही कंट्री में जो डिफरेंसेस थे वो फिल्ड होना शुरू हुए। रिच अटेंड एंड द पुअर अटेंड, दोनों ही अटेंड कर रहे हैं अब, ठीक है। और आज के टाइम पे बहुत सारे स्कूल हैं कंट्री में जो कि दलित चिल्ड्रंस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ट्रीट अनइक्वालिटी, क्योंकि दलित्स जो हैं, दलित्स को इल ट्रीट किया जाता है, मतलब उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. आज भी कुछ स्कूलों में बैकवर्ड रिमोट एरियाज़ में देखा गया है कि जो दलित कास्ट है या टाइप के लोग हैं उनको इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के हैं और उनके साथ इल ट्रीटमेंट, इनइक्वालिटी की जाती है। साथ में इनको बताया भी जा रहा है कि कौन कौन से इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा था। इतना डिटेल नहीं दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया गया है कि ऐसा होता था और आज भी होता है।
दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक कि हम लॉ के अकॉर्डिंग हम इक्वल हैं। हम किसी को बताएंगे कि हमारा लॉ है, तो उन्होंने कहा मेरे को क्या है इससे मतलब, हम तो आम इंसान हैं भाई, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता, हम ऐसे ही करेंगे। तो वी आर सो मच कनेक्टेड विद आवर कल्चर एंड वी डू नॉट फोकस ऑन द डिग्निटी ऑफ अदर पीपल्स एज वेल, क्योंकि हम किसी के बारे में नहीं सोच पाते। इसमें क्या गड़बड़ है कि अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ, मुझे क्या प्रेस्टिजियस है, यू नो, इट्स नॉट, इट इज़ अस्क्राइब स्टेटस, इट इज़ नॉट अचीव्ड स्टेटस। आज के टाइम पे अस्क्राइब स्टेटस की कोई महत्ता नहीं है जब तक आप खुद अचीव स्टेटस को नहीं प्राप्त कर सकते। तो दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक। क्यों भाई? What is the midday meal program? Can you list 3 benefits of this program? How do you think this program might help to promote the greater equality? क्या होता है मिड डे मील, और 3 प्रकार के बेनिफिट्स बताइए। इससे क्या 3 प्रकार के बेनिफिट्स? 3 प्रकार के बेनिफिट्स ये है कि कास्ट अटेंडेंस इम्प्रूव हुई उनकी बच्चों की, साथ में पुअर हंगर, जो बच्चे लोग थे हंगरली, तो 3 प्रकार के इसके बेनिफिट रहे। How might be ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। क्या रीजन्स रहे हैं कि ऐसे हम चेंज ही नहीं हो रहे? क्यों हम इनइक्वालिटीज़ के पीछे चल रहे हैं और आज डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब हद पार है। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुई हैं। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, हालांकि हम सब जानते हैं कि ये गलत है बाय द लॉ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी ये हो रहा है। क्यों? अवेयर नहीं है क्या इंसान? अवेयर है फिर भी कर रहा है। दे कंटिन्यू है वो अपने इल ट्रीटमेंट के, जैसे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। अगर बंदा हैंडीकैप है तो भी उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली या पुअर है तो भी उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो वुमेन को, चाहे वुमेन अमीर ख़ानदान की है, चाहे वो लोअर ख़ानदान की है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, नथिंग मैटर्स मोर, नो, उसको वहाँ पे भी वुमेन को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, तो उसको भी इक्वल राइट नहीं है। ये सभी हाशिए पे हैं, मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो कि उनके साथ इल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी नहीं की जाती। It is only when peoples begin to believe that no one is inferior and that every person deserve to be treated with dignity। मतलब ये तो सिर्फ हमारी सोच है भाई। जब तक हम अपनी माइंड में नहीं सोचते कि यार हर बंदे को अधिकार है डिग्निटी से जीने का, हम क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, हर व्यक्ति रह सकता है इस समाज में, इस ब्रह्मांड में। अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो वो सभी इक्वल हैं। प्रकृति या किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम इंसान क्यों हैं ऐसे? क्यों हम उनके साथ अनटचेबिलिटी बिहेव करते हैं? तो ये एक तो आपकी सोच होती है कि हमें क्यों करना है ट्रीट उनको, है ना, और ये तो हमारा पर्सपेक्टिव ही होता है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी की होना बहुत ज़रूरी, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है। वन ऑफ विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू यू विल रीड मोर अबाउट दिस बुक, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इश्यूज क्या रहे हैं? यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज ओनली द डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हो रहा है? क्या पूरे वर्ल्ड में होता था या है या रहा है? अदर डेमोक्रेसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश हैं, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सेवा के लिए, जो
जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी। जिस जिस राष्ट्र में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या उस देश में अनटचेबिलिटी इनइक्वालिटी का इश्यू देखने को मिलता है? क्यों नहीं भाई, हर जगह है ये स्ट्रगल जो है इक्वालिटी का, वो कंटिन्यूसली वो चल ही रहा है, क्योंकि पास्ट में जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है। ये सच है कि बहुत सारी कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये इस इशू को फेस करती हैं, इक्वालिटी के इशू को फेस करती है, और वो कंटिन्यूसली बहुत सारे स्ट्रगल कर रही है, बहुत सारी कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएसए है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ क्या करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी। आपको पता होगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे बनी हुई हैं। अमेरिकन क्या करते थे, जो कि एंसेस्टर्स होते थे, वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉटन ओवर द फ्रॉम द अफ्रीका। यूएसए आप सबको पता होगा कि काफ़ी कैपिटलिस्ट कंट्री थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी, क्योंकि इन्होंने ये इनकी जो आबादी थी वो कम थी, और ये क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनको नीचे बिठाया करते थे, और जो वाइट पीपल्स होते थे वो चेयर पे बैठते थे। जो ब्लैक पीपल के साथ इन्होंने इतनी बदतमीज़ी से बदसलूकी करी थी, वो आप जब देखोगे या समझोगे या अंडरस्टैंड करोगे, दैट मीन्स आप रो दोगे। इतना मतलब अत्याचार इन्होंने किया था यूएसओ वालों ने अफ्रीकन्स पर, रेसिज्म के बेसिस पर, और वो काले दिखते थे इसलिए, क्योंकि अमेरिकन बहुत चिट्टे थे, बहुत गोरे थे, और इसकी वजह से इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा था, अफ्रीकन पे पूर्ण रूप से राज किया। इनको स्लेव्स बनाए रखते थे, स्लेव्स बनाकर अफ्रीका में ले आते थे। मतलब अमेरिकन्स हु एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका से लाया जाता था उनको यूएसए में। कंटिन्यूसली उनको क्या किया जाता था, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था, एंड उनको रहने सहने, खाने पीने, रोने, जो भी चीज़ें हैं उनको कम ही मिलती थी, अनइक्वल ही मिलती थी। और यही डिस्क्राइब करता है कि उनकी आज की स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है, लार्जली अनइक्वल। This despite the fact that there was a movement in which late 1950 to push for equal rights for the African American। 1950s में उनके जो इक्वल राइट्स की मांग की गई कि हमें भाई दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए, क्योंकि भाई होते कौन है वो हमारे देश पर राज करने वाले। बहुत देशों में उन्होंने, मतलब हमारे ऊपर तो यूके वालों ने किया था, बट जो अफ्रीका की बात की जा रही है कि उनको ब्लैक पीपल्स और उनके ऊपर मतलब बदतमीज़ी से बदतमीजियाँ किए जाती थी। पैरल ऑफ दिस अमेरिकन अफ्रीकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल, बहुत हद पार की जाती थी। यूनाइटेड स्टेट्स डिनाई इक्वालिटी थ्रू लॉ, उस समय वो भी डेमोक्रेटिक थी, पर इनइक्वालिटी वहाँ पे भी होती थी। For example, when traveling by the bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever the white person wished to sit। मतलब क्या होता था कि जैसे बस चल रही है ना, जैसे हम बस में बैठते हैं, तो जो बिल्कुल पीछे वाली सीट होती थी ना, उस पर उनको ब्लैक पीपल्स को बिठाया जाता था। और मान लो कि उस टाइम में एक बंदा आ गया, सभी बैठे हुए हैं, वाइट पीपल आ गया, तो उसको ब्लैक पीपल को उठना पड़ता था उसकी सीट से। तो ये काफ़ी छोटा एग्जाम्पल है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट। रोसा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी। रोसा पार्क की बात है कि उसका जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था, और 2005 में मर गई। तो उसने ये ट्राई किया था, ट्राइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू द वाइट मैन। कह रही है कि रोज़ा पार्क जो थी वो एक ब्लैक अफ्रीकन विमेन थी, वो पूरा दिन काम करके आई थी, लॉन्ग डे था उसका, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया वाइट पीपल को बैठने से कि मैं नहीं बिठा रही, जा मैं नहीं बिठा रही। तो
वाइट मैन को मना कब किया था? 1 दिसंबर 1950, क्या बोलते हैं इसको, 55, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, 55. हर रिफ्यूजल that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as civil rights movements. कहते हैं कि इसके बाद जब उसने अपोज करना शुरू किया तो बहुत सारे जो मंद बुद्धियाँ थी उनके घर की या अफ्रीकन्स की, उनके अंदर ये बुद्धि आई कि हमें इनका विरोध करना चाहिए. सब मान ही रहे थे, रिफ्यूज़ नहीं करा उसने. लोग वो रिफ्यूज़ नहीं करते थे क्योंकि लोग अपनी जान बचाना चाहते थे. वो बोल्ड लेडी होगी तो उसने उस दिन से उसने रिफ्यूज़ किया बैठने को. उसी दिन से एक मूवमेंट चालू हुआ जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट. सिविल राइट मूवमेंट के बारे में, Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination on the basis of race, caste, and national origin. It also stated that all the schools would be open African American and that they would no longer have to attend. ये है वो women, Rosa Parks and African American women. अफ्रीका से गई हुई अमेरिकन women थी ये. Change the course of American history within the डिफेंस एक्ट. ये बस में बैठते रही थी, इसने पूरा लॉ ही बना दिया. इसने मूवमेंट चलाया सिविल राइट एक्ट 1964, जिसमें इसने ये लॉ बनवा दिया कि भाई कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. रहना है तो उस तरीके से रहो, ठीक है ना. अब ये कौन है? इट इज़ द डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. कह रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट देनी पड़ रही है. सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ. सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व इज्जत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. इसके बिना तो इंसान तो क्या है, कीपर, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CIPHER, क्या पढ़ते? टू लिव वर्दी लाइफ विद द सेल्फ रिस्पेक्ट. अच्छे से रहना, इज्जतमान से रहना. वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज. इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलॉन विद वन ड्राइव, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन. मैन इज़ अ मॉर्टल. Everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down one's life in reaching noble ideals and self-respect, in bettering one's human life, and nothing is more disgraceful. Brave man live with devoid to self-respect. So guys, separate school specially set up for them. और उनके लिए फिर जब ये बात की गई कि हमारे साथ क्यों डिसइक्वालिटीज़ की जा रही हैं तो उनके लिए अलग से स्कूल बनाएंगे. सेपरेट स्कूल थे उनके. हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्पैरिटीज़ जो थी वो काफ़ी पुअर और रिच के बीच में तब्दील होते चला गया. अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़. अब क्या होता था कि जो अफ्रीकन वहाँ लेके गए थे एज अ स्लेव्स, उनको पुअर स्कूल में डाल दिया जाता था. अनक्वालिफाइड टीचर्स होते थे, उनको क्या ही पढ़ा पाते थे. एंड फैसिलिटीज़ बहुत पुअर थी. प्राइवेट स्कूल में गोरों लोगों को पढ़ाया जाता था और जो काले थे वो वहाँ पर पढ़ाए जाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में. हाईली रेटेड एज अ प्राइवेट स्कूल जो थे वो चिट्टों को पढ़ाया जाता था. तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या इनइक्वालिटी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में देखी गई है. जहाँ पे अमीर देश जैसे USA, UK, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है. तो यहाँ हमने बात की थी अमेरिका और अफ्रीका की कि कैसे उनके स्लेव बना के वहाँ पे काम करवाते थे और साथ ही साथ उनको इल ट्रीटमेंट दिया गया. रोज़ा नाम की एक औरत थी जिसने ये मूवमेंट चालू किया, सिविल राइट मूवमेंट, कि हमें भी अधिकार दो भाई, हम भी इंसान हैं. और BR अम्बेडकर ने तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई हैं इस पर कि हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना.
कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पूरी उम्र या पूरी जीवन भर या 250 साल 500 साल जीने नहीं आए यहाँ पे, 100 साल की उम्र होती है। तो तुम इसी उम्र में कितनी बर्बादी का काम कर रहे हो। थोड़ा अच्छा काम कर लोगे तो भगवान तुम्हें अच्छा सुकून देगा। एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग completely डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि सबको अधिकार मिलेगा, पर हर एक चीज़ पूरी फुलफिल नहीं होती। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस आइडिया को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करे और जो भी न्यू इश्यूज आ रहे हैं उसको कोप अप कर पाएँ। सेंट्रल आइडिया यही रहेगा कि स्ट्रगल तो आज भी चालू है। इस बुक में हम रीड करेंगे कि कैसे ये इशू है इक्वालिटी का वो अफेक्ट कर रहा है हमारी डेली लाइफ में। डेमोक्रेटिक इंडिया में जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ में। एज यू रीड दिस चैप्टर, think about whether the equality of all the person that being able to maintain their dignity or upheld। कहना है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा, आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है कि इक्वालिटी क्या पूरे लोगों में आज भी है? क्या आप उनकी डिग्निटी को मेंटेन रख पा रहे हो? ये आपको सोचने में मजबूर करता है कि हम डेली लाइफ में 100 लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों में हम कुछ लोगों को जलील करते हैं, गलत बोलते हैं उनको, चाहे हमने हाथ से नहीं मारा या हाथ से कुछ नहीं किया, या मन में सोच लेते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार कर लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उनके साथ उनकी डिग्निटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। हर किसी को अधिकार है डिग्निटी से जीने का, चाहे वो दलित हो चाहे वो ब्राह्मण हो, देयर इज़ नथिंग नीड टू बी डन। तो कहने का मतलब है कि क्या हम उसको कर पा रहे हैं? थिंक अबाउट इट, है ना। चलिए गाइज, नेक्स्ट हम इसका कोर क्रक्स पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मान लो कि तुम्हारा रिलीजन एकदम, चाहे कुछ रिलीजन्स में कुरीतियाँ होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो हम किसी को ऐसा कहेंगे यार तू तो मुसलमान है, तू तो पाकिस्तानी है। हम कैसे किसी को जज कर लेते हैं किसी भी कंट्री के साथ। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि तू तो भाई हिंदू है, जिसमें मेजॉरिटी में तू आता है, तो कहने का मतलब है कि हमें इतना गुमान भी नहीं होना चाहिए और हमें किसी के लिए हेट भी नहीं होनी चाहिए। रिलीजन हो गया, रेस हो गई कि तुम कौन सी कास्ट के हो भाई, रेस कौन सी है तुम्हारी, नस्ल कौन सी है, काली, गोरी, चिट्टी, कैसी, क्या पता घोड़े से हम ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये हमारे नेचर में ही आ गया है, हमारे पेरेंट्स ने ही हमें ऐसे अपब्रिंग करा होगा या हमारे आसपास के लोगों ने हमें ऐसे बताया होगा कि अच्छा इसका नाक लंबा है। भाई तुमने भेजा क्या बना के? नहीं ना, उस खुदा ने बनाया है ये चेहरा। काला रंग है तो बोलेंगे हैं ये नहीं अच्छा। अगर इसी ये जगह गोरा हो गया या चिट्टा हो गया, भाई ये तो बहुत प्रिय है। पतली लड़की देखी तो बहुत ज़्यादा अच्छी, मोटी हो गई तो ये ओल्ड फैशन। मान लो कि लड़की ने बाल खुले छोड़े हैं, सूखे बाल हैं उसके, चुड़ैल वो लग रही है, लोग उसको बेटर कहेंगे क्योंकि ये चलन है, समाज का चलन है, बॉलीवुड ने हमारा चलन बनाया है ये। अब वहीं आपने चंपू लड़की देख ली, सिर में तेल होगा, बराबर उसने कंघी करी होगी, चोटी की होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे ये तो गवार है, ये तो मंद बुद्धि होगी, इसे क्या पता होगा कुछ, राइट।
तो ये हमारी जो डिग्निटी है उसको हार्म करने जैसी बातें हो गई। कास्ट हो गया, जैसे कि ये तो पोअर क्लास का है, ये तो ये करता है। सेक्स हो गया, मान लो कि विमेन है, मान लो कि औरत है, पुरुष को हम हमेशा वो अपर क्लास कहते हैं। कि मान लो कि कोई हम काम कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे भी अगर हम डेली लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं पापा को कहो ना। कभी भी मम्मा को नहीं कहते कि मम्मा आप भी कर सकती हो, आप डिसीजन लो ना, क्यों नहीं कर पाती। लड़कियों को भी तुम ऐसे चलो, तुम इससे बैठो, तुम ऐसे करो। डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़के को कभी नहीं कहेंगी माँ कि बेटा ऐसे बैठो, बेटा कम बोलो, बेटा फुल्का बनाना सीखो, बेटा ज़रा तुम हेल्प कर देना पोछा लगाने में। कभी नहीं बोलती माँ। माँ हमेशा उसको बाहर भेजेगी। जो भी इकोनॉमिकल वर्क होंगे, स्कूटी के काम होंगे या कोई भी अदर वर्क होंगे, तो वो क्या करेगी, लड़के को ही भेजती है। रात के समय लड़के को भेजती है, लड़की को नहीं भेजती। उसको डर भी रहता है और साथ में ये परंपरा चलते आ रही है। इसको बदलने में समय लगता है, स्ट्रगल लगता है, और बहुत लोग बदल भी चुके हैं। क्योंकि ये एक बंदे को ड्यूटी लेनी पड़ती है एक, कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर घर का एक बंदा जो सिखा रहा है या परवरिश कर रहा है, उसको ही ये सोचना होगा, समझना होगा। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो हम पहले अपने समाज से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। देन फिर आता है हमारा समाज, समाज के बाद हमारा समाज में ही हमारे स्कूल, पीयर्स, रिलेशंस, और ये सब आगे नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि कोई भी बंदे को कहीं पे भी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम भाई तुम अमीर हो तो तुम ये वाले, तुम्हें क्या कहते हैं, दर्शन पहले होंगे। होता है ये, बहुत सारे अभी भी होता है। कि जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको लाइन लगानी पड़ती है, पर्चा लगाना पड़ता है। बट जो दूसरे होते हैं उनको डायरेक्ट उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो इनका छोड़ो, इनको तो पर्चे लगाने पड़ते तो वो एंट्री मिलती है, कोई और लेते हैं। लाइक खाटू श्याम का मंदिर है, उसमें जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जो मान लो कि जो तिरुपति बाला मंदिर है जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी बहुत सारे क्लिप्स आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारी भीड़ होती है, लाइन लगी होती है। बट जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको स्पेशल एंट्री डिमांडेड होती है, उनको स्पेशल एंट्री मिलती है। तो आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रही है ना। शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स, गरीबों के लिए गरीब रेस्टोरेंट, जैसे कि ओला सॉरी कुछ ज़्यादा ही भूल गई। अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है कि क्या एक्सरसाइज दी हुई है। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। रीड द बॉक्स ऑफ आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटीज़। 15 आर्टिकल्स को फिर से पढ़ो और उसमें बताओ कि किस तरह से ये इनइक्वालिटी हो रही है हमारे समाज में। व्हाट डू यू मीन बाय देम ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। क्या आप समझते हैं कि सब व्यक्ति लॉ के बिफोर इक्वल हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल राइट मिलेगा। वाई डू यू थिंक इम्पॉर्टेंट क्यों है ये ज़रूरी डेमोक्रेसी में। अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स एंड द गवर्नमेंट शुड टेक द पॉसिबल पार्टिसिपेशन। डिसेबिलिटी एक्ट बताया गया है कि जो RPWD एक्ट है 2016 का, जिसमें जो पर्सन इक्वालिटी रखते हैं उनको फुल पार्टिसिपेशन दिया गया है, इन्वॉल्व होने का, फ्री एजुकेशन देने का, 18 तक के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का। जो 18 तक है उनको फुल एजुकेशन दी जाएगी, और ये लॉ उनको इक्वालिटी प्रदान करता है। और लुक एट द फोटोग्राफ
थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड आउट डाउन द स्टेयर। ये एक बच्चा है जो कि ऑर्थोपेडिकल डिसेबल है, और ये उसको भी पढ़ाया जा रहा है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि अब लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस? क्या इस केस में इनको ये जो RPWD एक्ट है इन पे इम्प्लीमेंट हुआ होगा? What needs to be done to make building more accessible for him? क्या चीज़ें और किए जाने चाहिए जो कि इसके लिए easy accessible हो? How would his being carried down and stair affect his dignity? किस तरह से इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाएगा? क्या जो बच्चों के साथ ये मेन स्ट्रीम में पढ़ेगा, तो क्या ये इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाएगा? क्या इसकी सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा? ये पूछा गया है। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी सोसाइटी, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। वोट देने का अधिकार होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि चाहे वो कोई भी कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, गरीब अमीर कोई भी है, हर कोई क्या दे सकता है, वोट देने का अधिकार रखता है, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार रख सकता है। उसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मीन्स दैट ऑल द adult, those who are 18 above, जो 18 से ऊपर हैं, 18 साल के हो जाते हैं, हमें वोट देने का अधिकार, लाइसेंस लेने का अधिकार, शराब पीने का अधिकार, और चाहे अडल्ट मूवीज़ में 18+ लिखा होता है ना, वो सब देखने का अधिकार मिल जाता है। और ये भी सस्ती चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम बात करें वोट का अधिकार, कि हम अपने सूझबूझ के माध्यम से उस बंदे को वोट कर सकते हैं, कि हमें चाहिए कि ये वाला बंदा इंटेलिजेंट है, इसको सत्ता में लाना है, तो हम वो वाला वोट देंगे। दूसरा कि हमें दोनों में कोई भी कैपेबल ऑफ नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, उनको दोनों को नोटा जारी कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। तो ये है डिग्निटी क्या होता है। हम पूरे चैप्टर में यही बात कर रहे हैं कि डिग्निटी मेंटेन हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वुमेन हो, कोई भी हो, चाहे डिसेबल हो। तो डिग्निटी होती क्या है भाई? कौन सी जड़ बुद्धि है ये? दिस रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज अ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ये रेफ़र करता है एक ऐसी सोच का कि एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो कि अदर पर्सन आर एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, कि हर किसी को रिस्पेक्ट का अधिकार है, मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट हो, हर व्यक्ति के काम की, या वो जो भी कर रहा है छोटा मोटा, या उसके साथ कोई भी डिसेबिलिटी है, उसकी काम की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई व्यक्ति निसहाय है, गरीब है, हम उसको बदतमीज़ी से बात करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तू तो गरीब है, ऐसा तो नहीं बोलते आजकल, पर कुछ आंखें दिखा देते हैं कुछ लोग, उसको वैसा भाषा यूज़ कर लेते हैं, वर्बली उनको रॉन्ग बोलते हैं, जो कि काफ़ी हर्टफुल है, काफ़ी डिग्निटी से दूर होने वाली बात है। तो हमें हर किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे जूते साफ़ करने वाला हो, चाहे वो सरकार चलाने वाला हो, चाहे वो घर का कोई बाई हो, चाहे वो हमारे माँ बाप क्यों ना हो, चाहे हमारी बहन, छोटी बहन हो, चाहे बड़ी बहन हो। तो हर किसी की हमें क्या करनी चाहिए, हर किसी के वर्थ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी उसका वर्थ है। कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी अधिकार हमने अभी पढ़े 5-6 जितने भी थे, वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंटेड है। वहाँ लिखे हुए हैं बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस फॉर द पीपल्स एंड गवर्नमेंट टू कंट्री टू फॉलो, ताकि ये राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सबको फॉलो करने होते हैं, और जो नहीं करता है उसको मार भी पड़ती है। सिविल राइट्स मूवमेंट, तो अभी हमने पढ़ा कि सिविल राइट मूवमेंट्स जो रोसा पार्क्स थी, उन्होंने चलाया था,
क्योंकि वो एक अमेरिकन को रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने बैठने के लिए। तो 1950 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की डिमांड के लिए था ये, और जिसमें इक्वल राइट्स की बात की गई थी, ताकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, मतलब कि काले और गोरों का भेद ना किया जाए। काले और गोरों का भेद ये सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई थी अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी है। हम क्यों किसी का मजाक उड़ाएं? काला काला है तो उसका रंग क्यों है ऐसा हम नहीं जानते, उसका साइंटिफिक रीज़न हमको नहीं पता, इसलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं, ये तो काला ही है। हमारे माँ बाप, हमारी दादियाँ, परदादियाँ, सासू मॉम्स, ये सभी मजाक उड़ाती हैं। क्या हमें इसका रीज़न पता है? क्यों हम इसका रीज़न क्यों नहीं पता लगा पाते? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ अदर पर्सन, राइट? सो ब्लैक कलर इज ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशन ना। वहाँ की जो इक्वेटर है वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ना सन का, इसकी वजह से उनका जो रंग है वो ज़्यादा गाढ़ा है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका, यूके, यहाँ के लोग काफ़ी चिट्टे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेज का जो रेज हैं, सन रेज हैं, वो बहुत कम है वहाँ पे, मतलब ऐसे तिरछी पड़ती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा वहाँ पे विंटर ही क्लोथ्स होते हैं। वहाँ का खाना भी अलग होता है, क्योंकि उनको वो चीज़ें पच जाती हैं। नॉन वेज वो ज़्यादा खाते हैं। तो हम उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात नहीं करते। हम बहुत बार कहते हैं कि हम काले हैं, बहुत दुख होता है हमें कोई हमें काला बोल दे, पर ये नहीं जानते हम क्यों काले हैं। इंडियंस लोग काले नहीं हैं, वो थोड़े कनकिया रंग के हैं, थोड़े मतलब क्रीम कह लो या ब्राउनिश ब्राउन कह लो, वो हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ भी उतनी पड़ती हैं और गर्मियाँ भी उतनी पड़ती हैं। सन रेज जो है वो बराबर पड़ती है और ठंड भी यहाँ पे बराबर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो कलर है, आपने देखा होगा जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा काले हैं रादर दी के नॉर्थ के। साउथ के क्यों काले हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंड नहीं होती, ठंड कम है वहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ धूप और धूप और धूप, नवंबर तक धूप रहती है। जब आप कश्मीर में जाओगे वहाँ पे मैक्सिमम कश्मीरी पंडित देखोगे तो वो चिट्टे ही होते हैं। अरुणाचल जाओगे या नेपाल जाओगे या सिक्किम जाओगे तो वहाँ के लोग चिट्टे हैं, बहुत ज़्यादा चिट्टे होते हैं, आंखें उनकी छोटी होती हैं। ये ड्यू टू सम जियोग्राफिकल कंडीशंस, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। इसी का अभाव की वजह से हमारे डिसइक्वालिटीज़ हमारे अंदर देखने को मिलती है। तो गाइज़, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि बात करता है इक्वालिटी की। ये यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स, स्कीम्स एंड वर्ल्ड में कैसे इनइक्वालिटीज़ हैं और इंडिया में कैसे हैं, क्या लॉन्च करने से कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमें सोचना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक हम किसी की डिग्निटी को मेंटेन नहीं रखते तो इट मीन्स आप इंसान ही नहीं है ना। इमोशंस किस में हैं? इंसान में होते हैं। तो आप किसी को जलील क्यों करते हैं? नेचर ने हमें सेम रखा है, भगवान ने हमें शरीर दिया है, तो कहने का मतलब है कि हम क्यों डिसइक्वालिटीज़ रखते हैं आपस में। इंसान के बनाए हुए जो रूल्स हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो रूल ही रहे तो अच्छा रहता है। हमें उसकी डिग्निटी को वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक you for watching this video. This video is related to the 6th civics portion. We are completing here. In next video we will moving further second chapter. What is the second chapter? We will continue in the next video. Till then, bye bye, take care and see you soon.